तो आप रिकॉर्ड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो व्हाट आई एम टेलिंग इज़ मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होता है और अपन को एक बात और पता है कि मेटल्स का डेंसिटी भी अलग-अलग होता है, ठीक है ना? हाँ, अपन अच्छे से ही समझा के मतलब अपन कोशिश करेंगे, अपन आउट ऑफ सिलेबस कहीं नहीं जाएँगे बस, चाहे कोई भी टॉपिक हो ना, अपन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो अपना सिलेबस थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ सिलेबस मत आप समझाओ, आप सीधा टू द पॉइंट में सिलेबस पे ही स्टिक रहता, तो अपना जल्दी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसका मतलब है डिफरेंट मेटल्स में भी डिफरेंट टाइप का मेटालिक बॉन्डिंग होता होगा क्योंकि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड डिफरेंट, राइट ना? हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग ही है, अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और इसको खत्म करने अपन 1-2 क्लास में खत्म कर लेंगे। 1 एंड हाफ आवर का क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आप उनके साथ पढ़ सकते हो। दैट इज़ अभी 4:15 पे क्लास होगा तो आप मैं एल्काइन्स पढ़ा दूँगा आज, ठीक है ना? तो उनके साथ अपन एल्काइन्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? और फिर मैं एक और बात चाहूँगा कि मतलब तुम लोगों में से ना, जितने लोग अभी अपने पास है ना ग्रुप में, अपन क्लास खत्म करने के पहले ऐसे कर सकते हैं, किसी क्लास में अपन ऐसे करेंगे, अपन अपना एक अलग ग्रुप बना देंगे केमिस्ट्री का। इसी में आप मुझे फ़ोन नंबर दोगे और मैं उसी उनको ऐड करूँगा। आप अपना फ़ोन नंबर यहीं दोगे, ठीक है ना? अपन वैसे नहीं करेंगे कि ऑफ़िस से वो ऐड करवा लिए। और इस बैच में जिस बैच में आप अपना मुझे फ़ोन नंबर दोगे ना, इसी बैच में मैं आपको मतलब वो करूँगा, उसी का एक नया ग्रुप बनाऊँगा। और वो जो आपको फॉरवर्ड करूँगा लिंक, वो उसी बैच में दूँगा जो बैच में अपना होगा क्योंकि मतलब तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वज़ह से वो ना AP1 वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। मुझे लग रहा था वो मना ना कर दें कि भई सर आप इनको हमारे साथ मत रखो। वो बोल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर मैं फँस जाऊँगा फिर, है ना? भई अपनी तो हेल्प भी हो रही है उनके साथ पढ़ के कि कोई हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो अगर उन्होंने मना कर दिया कि सर वो डिस्टर्ब करते हैं और उसकी उनकी वज़ह से हम भी नहीं बोल पाते हैं, तो फिर आप उनको मत रखिए, हमें मत पढ़ाइए उनके साथ। तो फिर तुम्हारा ऐसे ही बैच चलेगा। नहीं, 2 ग्रुप्स वो ग्रुप हटा देंगे अपन, अपना कोई ग्रुप नहीं होगा। अपन तो सीधा-सीधा यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपना नाम लिखो, मैं आपको ऐड करता हूँ उसी नाम से। उसी ग्रुप में मैं आपको लिंक भेजूँगा। अब सबके नाम होंगे मेरे पास, उसमें भेजूँगा तो अपन को पता चल जाएगा कि अगर ये नाम नहीं है तो उसको अपन फिर नहीं रखेंगे ग्रुप में, उनके पास नहीं जाएगा। फिर अगर किसी के पास गया मतलब हमने में से हम सब में से किसी ने दिया उसको, फिर वो ट्रैक करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा कि किसने दिया था। जैसे लास्ट टाइम था, लास्ट क्लास में टेलीग्राम पे ही डाल दिया किसी ने, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। फिर उससे वो AP1 वाले मना कर देंगे कि सर मतलब हम नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो सर्वेश ने तो अपना नंबर ही लिख दिया कि सर मेरा नंबर ये है, आप नया ग्रुप बना लो, ठीक है ना? तो अपन एक नया ग्रुप बना लेंगे, लेकिन अभी अपन पढ़ते हैं, कोई बात नहीं क्योंकि अभी बोर्ड क्लासेस में अपन कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर अभी अपन बना लेते हैं तो तुम लोगों को ही मैं उस ग्रुप में डालूँगा। तुम लोगों का ग्रुप बना के ही मैं उसमें वो करूँगा। आप मुझे बता सकते हो अपना नंबर। तो मैं ना एक पेज ले लेता हूँ, नाम और नंबर मैं नोट कर लेता हूँ, उससे अपन को ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ इसी ग्रुप में डालूँगा फिर। 1 मिनट रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ, है ना? 1 मिनट रुको मैं मतलब बोल तो जाऊँगा, तुम लोग मतलब जैसे मैं ना एक पेज पे लिख लेता हूँ नाम और नंबर ताकि मैं इसी ग्रुप में डालूँगा बस, बाकी ग्रुप नहीं करूँगा मैं। बाकी ग्रुप में मैं वो नहीं करने वाला। तो ये सर्वेश ने अपन को दे दिया दैट इज़ 8088955608 ठीक है। 8895 1 मिनट मैं लिख लेता हूँ, सबके नंबर लिख लेता हूँ। सर्वेश का था 808895 81088 दूसरा है क्रिस्टीन ना, तो अपन को पता रहेगा कि अपन सब में से ही किसी ने किया है कुछ गड़बड़। तो ठीक है भाई, फिर मैं ना तुम्हारा ग्रुप बैच अलग ही कर दूँगा, अगर अब कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो मैं अलग कर दूँगा, उससे फिर क्या होगा ना, मतलब तुम्हारा लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा, बताओ। क्योंकि अगर अपना सिलेबस नहीं हुआ ना, तो बेटा फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ध्यान रखना। विष्णु इज़ 97 विष्णु मैं एक ही नंबर लिख रहा हूँ बेटा पहले वाला, हैं? फिर बाद में मैं मतलब लिख दूँगा।
फिर तुम मुझे बता देना उस ग्रुप में, तो अपन कर लेंगे उसमें, है? सार्थक लिख लिया मैंने, आकांक्षा, साहिल है अपने पास, आशुतोष, आशुतोष 81969। मैं तुम में से किसी एक को ग्रुप एडमिन भी बनाऊंगा, लेकिन उसमें कोई भी ऐड नहीं करेगा मेरे बगैर, या मैं अपने आप को ही ग्रुप एडमिन रखूंगा। Jatin is there. जतिन के अलावा ठीक है, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ जो लोग थे अपने पास, अभी अभी जो लोग अपन हैं, ठीक है ना? शर्वेश इज देयर, क्रिस्टीन, तुलसी इज देयर, विष्णु, सार्थक, आकांक्षा, साहिल, आशुतोष, हर्षल और जतिन। अगर किसी का नाम छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं। सब आगे ना अपने? ठीक है, सर्वेश, क्रिस्टीन, ठीक है, तुलसी, विष्णु, सार्थक, आकांक्षा, साहिल, आशुतोष, हर्षल और जतिन, ये अपने पास है, ठीक है ना? तो अपन मतलब मेरे पास सबके नाम है, मैं नाम से सबको सेव करूंगा। और अगर मतलब कहीं और गया अपना, मतलब ये जो अपना जो भी आईडी होगा, वो अपन किसी को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वोंट रिक्वायर द डिस्टर्बेंस ना, अपन को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए फालतू में अपन को, क्योंकि थोड़े दिन की बात है, उसके बाद वो ऑफलाइन हो जाएगा, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? मुझे भी मतलब लगता है कि फालतू में किसी मतलब क्यों फालतू में अपन वापस, मैंने बात किया था वैसे उसमें कि भाई क्या करें इनको, तो जब रिपोर्ट किया मैंने, तो उन्होंने भी कहा कि आप ना एक बार आप लिंक सेंड क्यों नहीं करते डेली का? हाँ, तो डेली का लिंक ही तो सेंड करता हूँ मैं, डेली का। भाई आप क्लास के 5 मिनट पहले करता हूँ मैं, तो एक जो भी क्लास होगी उसका नया लिंक होगा, आपको वही करना होगा, ठीक है? अच्छा, वो आईडी होता है, मुझे लिंक करना चाहिए शेयर नहीं, मैं बस यही आईडी देता हूँ बस। मैं तो जूम पे आईडी बनाता हूँ राइट ना, और उसमें वही भेजता हूँ राइट ना, ठीक है? अच्छा, लिंक मतलब तुम चाहते हो कि आप लिंक कॉपी करके भेज सकते हैं? अच्छा, इसका लिंक कॉपी करके भेज दो लैपटॉप से? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे फोटो क्लिक करो और भेज दो बच्चों को, वो ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये वाला लिंक ठीक है, अगर मतलब वो जल्दी होता है ज्वाइन, कोई बात नहीं, वो ठीक है ना, अपन को कितना टाइम लगता है वो ज्वाइन करने में, राइट ना? तो बेटर है कि अपन ऐसे ही जैसे चल रहा है अपन चलने देंगे, ठीक है? अच्छा, कुछ पार्ट रहना जाए, अच्छा अच्छा, नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे भी क्लास में 1-2 मिनट लेट ही शुरू करता हूँ, आप आराम से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपन शुरू कर लेते हैं, मैंने सारे के सारे बच्चों का नाम लिख लिया जो भी थे अपने पास, ठीक है? तो मैं मेटेलिक बॉन्डिंग बॉन्डिंग शुरू कर लेता हूँ बेटा, है? अभी मेटेलिक बॉन्डिंग में भी मैं बता रहा था कि भाई देखो, इसमें ना क्या होता है कि भाई ये मेटल्स का भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेटल की डेंसिटी अलग होगी, मेटल एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। सो अपन लिखेंगे मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन, लिखो metals have low ionization energy. So the electrons in so the valence electron of atoms, so the valence electron of atoms are loosely bonded to the nucleus. So the valence electron of the atoms are loosely bonded to the nucleus.
10 10 the valence electron lies 10 the valence electron lies slightly above the thus the valence electron lies slightly above the metal surface. Thus the valence electron lies slightly above the metal surface. थोड़ा सा metal surface से ऊपर लाई करता है. Lies slightly above the metal surface. Above the metal surface. Slightly above the metal surface. तो मेटेलिक बॉन्डिंग को ना हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं, राइट ना? तो मॉडल्स ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग लिखते हैं ना, मॉडल्स ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है ना? अपन मेटेलिक बॉन्डिंग को दो टाइप से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? एक तो अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, एक लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सी मॉडल फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. अभी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में अपन क्या बोलेंगे, जैसे मान लो एक आयरन शीट है मेरे पास, ठीक है ना? इसको अपन एक आयरन शीट मान लेते हैं, ये मेरे पास एक आयरन शीट है, ठीक है? इस आयरन शीट में आयरन एटम भी होंगे. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आयरन शीट पे तो मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो सिंस द मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर रिजेक्ट हो जाते हैं. इससे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर रिजेक्ट हो जाएंगे, इससे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर रिजेक्ट हो जाएंगे. थोड़ा और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना? तो इजीली बाहर रिजेक्ट हो जाएंगे. तो इनसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो इजीली बाहर रिजेक्ट हो जाते हैं. इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए, इधर भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाएंगे, लाइक दैट. तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे तो फिर इसमें +3 चार्ज आएगा. मेटेलिक बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड नो नो नो, अपन तो जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, तो हम एक और टाइप का बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं भाई, ये मेटेलिक बॉन्डिंग है. सो इट इज अ केमिकल बॉन्डिंग. किसी ने मुझे बताया कि केमिकल बॉन्डिंग 4 का मेटेलिक बॉन्डिंग पार्ट अभी बचा हुआ, तो मैं पहले मेटेलिक बॉन्डिंग को खत्म कर देते हैं, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग 4 को शुरू कर लेंगे. दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डू. तो वो कंटिन्यूएशन में मेटेलिक बॉन्डिंग 4 को खत्म कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, एमओटी हो गया ना आपका, आप बता रहे, तो मेटेलिक बॉन्डिंग कर देते हैं, पर मेटेलिक बॉन्डिंग शुरू कर लेते हैं. एमओटी हुआ था तो ठीक है, मेटेलिक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, राइट ना? तो अगर आप कहोगे हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं हुआ, तो मैंने उसको कर दिया शुरू. भाई अगर आप देखोगे तो मेरा सीक्वेंस पढ़ाने का अलग होता है, मैं ऐसे नहीं करता है मेटेलिक बॉन्डिंग 1 2 3 ऐसे नहीं करता मैं. जो स्टूडेंट को सबसे अच्छे से पहले समझ में आएगा, मैं तो वो पढ़ाता हूँ. चैप्टर खत्म हो गया. तुमको सर क्या पढ़ा रहे थे कि मेटेलिक बॉन्डिंग 1 पहले पढ़ेंगे, 2 पहले पढ़ेंगे, 3 पहले पढ़ेंगे. जो रेजोनेंस में पढ़ाने का तरीका है ना, वो रटवाने वाला तरीका है, समझाने वाला नहीं. कि 1 पहले रटवा दो, 2 पहले रटवा दो, 3 पहले रटवा दो, ऐसे होता है. मैं पहले सीक्वेंस में लिखूंगा, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, लाइक दैट पढ़ाऊंगा. सो आपने कहा हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं हुआ, मैंने करवा दिया आपको. अब मेटेलिक बॉन्डिंग 5 बचा हुआ है, वो मैं आपको करवा दूंगा. जो भी पार्ट छोटा होगा वो मैं चेक कर लूंगा, वो अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, अच्छी बात है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, तो उसके बाद आपने कहा हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं हुआ. आपने बताया था उस दिन कि हमारा मेटेलिक बॉन्डिंग 5 बचा हुआ है बस, तो मैंने इसलिए वो शुरू कर लिया, राइट ना? तो अपन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की बात कर रहे थे. इसमें अपन कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इससे हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इससे हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इससे हुआ, इससे भी ये 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो कैटाइन्स बनेंगे, मेटल के तो कैटाइन्स बनेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन लाइज स्लाइटली अबव द मेटल सरफेस, लाइज स्लाइटली
above the metal surface. तो ये ना जैसे विंटर्स होते हैं तो मेटल सरफेस के थोड़े पास होते हैं, लेकिन अगर समर्स होते हैं तो थोड़े ऊपर होता है। व्हाट इज सो भाई अपन ने कभी-कभी मेटल्स में देखा ना ऐसे फ्लेम्स निकलते हैं। वो फ्लेम्स जो निकलते हैं ना मेटल में समर्स में आपने देखा होगा काफी मतलब समर्स में कुछ ऐसे फ्लेम्स टाइप के दिख रहे हैं मेटल से। वो जो फ्लेम्स होते हैं ना वो फ्लेम्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इजेक्ट होके ऊपर चले जाते हैं। सो मेटल्स में देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल शीट है उससे थोड़ा सा अबव द मेटल सरफेस, मतलब ऐसे मेटल शीट है अपने पास, उससे थोड़ा सा अबव एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना होता है। सो देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी अपन लिख रहे हैं इसे इलेक्ट्रॉन सी बॉन्ड। अब ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इनविजिबल होता है, इसलिए अपन तो उसको, इसलिए तो अपन बता रहे हैं कि वो फ्लेम्स जैसे दिखते हैं। क्यों वो फ्लेम्स जैसे दिखेंगे? क्योंकि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ इजेक्ट हो रहे हैं ना ऐसे फ्लेम्स जैसे, इसलिए वो अपन को दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन आर इनविजिबल नो डाउट, बट वो फ्लेम्स तो दिख सकते हैं ना, मुझे फ्लेम्स तो दिख सकते हैं, रेडिएशंस तो दिख सकते हैं ना। वरना हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है हम नहीं देख सकते, बट जो वो फ्लेम्स दिख रहे हैं वो तो वही है ना, राइट? द रेडिएशंस है ना, और इलेक्ट्रॉन्स आर रेडिएशन, दे आर बीटा रेडिएशंस। अपन क्या करेंगे, अब ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, these are mutually attracted by the nearby cations. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, these electrons are mutually attracted by nearby cations. मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां मूव करेगा तो इनसे अट्रैक्ट होगा, बाजू वालों से अट्रैक्ट होगा। तो these electrons are attracted by the nearby cations, and this mutual attraction between the nearby cations and the mobile electron is responsible for the metallic bond. जो कैटाइंस फॉर्म होते हैं ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर आल्सो कॉल्ड कर्नेल्स। उनको मेटालिक बॉन्डिंग केमिकल लैंग्वेज में अपन कैटाइंस को कर्नेल्स भी बोलते हैं। तो अपन लिखेंगे मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है भाई, तो अपन लिखेंगे द म्यूचुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द बिटवीन, राइट ना, बिटवीन को अपन ऐसे लिखेंगे, बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल्स and the mobile electrons on the surface is called metallic bonding. इसको कहते हैं अपन metallic bonding. So metallic bonding क्या होता है? The mutual attraction between the positively charged kernels and the mobile electron is called the metallic bonding. अब अपन क्या करते हैं भाई, इनिशियली अपन ने जैसे अपन ने मेटालिक बॉन्डिंग घर में भी देखा हुआ है। जैसे अपन क्या होता है ना, जब कोई नया अपन यूटेंसिल्स घर में लेके आते हैं ना, या नया बर्तन लेके आते हैं, वो काफी चमकता है। बाद में अपन क्या करते हैं, उसे वॉश कर करके उसके बाद जो अबव सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी सारे इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं। तो फिर उसमें वो इलेक्ट्रॉन अपन को ना विजिबल जो ऐसे फ्लेम्स टाइप के जो आने चाहिए थे लाइट के फॉल होने से, वो आना बंद हो जाता है। तो उसका शाइनिंग, उसका चमक जो होगा वो क्या हो जाएगा, डल होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इवन ऑर्नामेंट्स में, जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स होता है, IE इज आयनाइजेशन एनर्जी ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। वो तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना, उसके बगैर कैसे पढ़ सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बगैर, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे कि भाई जैसे ये आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स ऑफ लोअर, अब इनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इजेक्ट होकर ऊपर आ जाता है। बता देंगे, तो अपन कहेंगे इसमें कि भाई देखो, अब इसमें अपन क्या करेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात करेंगे अपन, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, बॉन्डिंग जो होगा ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इसीलिए अल्कली मेटल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
उनकी मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती है, मैं उसको नाइफ से भी कट कर सकता हूं। लिथियम के अलावा बाकी सारे अल्कली मेटल जो होते हैं वो एक तरीके से नाइफ से कट किए जा सकते हैं। सोडियम के बाद तो फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो स्पंजी होते हैं, तो स्पंज के जैसे होते हैं। सो मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्कली मेटल की मेटेलिक बॉन्डिंग कम होगी एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, और उनका मेटेलिक बॉन्डिंग कम होगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। रीजन, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर मेटेलिक बॉन्डिंग भी ज्यादा है। फिर अपन कहेंगे देखो भाई, अब मैं एक और पार्ट बोल सकता हूं, देयर इज अट्रैक्शन है, इसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन है ना, इन दोनों का अट्रैक्शन को ही अपन मेटेलिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन कैटायन से अट्रैक्टेड है। तो अपन कहेंगे एक बार देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग विल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द मेटल आयन आल्सो, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल। हाँ, तो एक तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो हो गया, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना चार्ज जनरेट कर सकता हूं। सो चार्ज ऑन द मेटल आयन। अब अगर किसी में दो में चार्ज एक जैसा है, तो जैसे सपोज मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, दोनों पे एक जैसा चार्ज है, तो फिर अपन कहेंगे देखो भाई, अगर दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज छोटा है तो उसमें टू पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसमें इसका साइज बड़ा है। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है ना सरफेस एरिया पे, वो कम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी सरफेस एरिया पे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है, अगर कैटायन का साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी, अगर इसका साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा है, तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटायन। अपन साइज ऑफ कैटायन तो तब देखेंगे जब चार्ज सेम होगा। अगर चार्ज ज्यादा है तो मेटल पे, अगर चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को एक और बात पता है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली साइज छोटा होगा ही होगा। अगर अपन साइज की बात करेंगे तो जिसमें चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है, और साइज अगर छोटा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेटेलिक बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो। अल्टीमेटली आई कैन से दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए, तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा। इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग ये बनाएगा, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है, और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज भी छोटा होगा, आपने आयनिक रेडियस पढ़ा होगा। अगर चार्ज ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो साइज डेफिनेटली इसका छोटा होगा। सो अपन बता सकते हैं भाई कि मेटेलिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, राइट? तो हमें दो ही पार्ट चेक करने होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, दूसरा अगर कैटायन पे चार्ज सेम है तो फिर साइज चेक करूंगा, जिसका साइज छोटा होगा उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। सो एग्जांपल, मेटेलिक बॉन्डिंग, अगर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा होगा, अगर चार्ज सेम है तो साइज से चेक करूंगा। यहां मैंने साइज चेक किया, यहां मैंने चार्ज चेक किया, अपन ऐसे बता सकते किसी भी क्वेश्चन में अपन इसको ऐसे यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्डिंग, क्या हमें चेक करना है फॉर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स।
दूसरा मॉडल होता है, और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल तो छोटे क्लासेस में भी अपन को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से ही पढ़ाते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। भाई अगर अपन को पता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर, कोई मेटल वायर है, तो अपन इसको यहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे ना वायर को, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है ऐसे। वो क्या करेगा, ऑलरेडी इस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, मेटल वायर है ना, तो अपन कहेंगे वो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो दे देगा ये। मतलब ये आपस में फटाफट फटाफट इसको ट्रैवल नहीं करना है यहां से वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, हमें बस यहां से इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसलिए अपन जब भी स्विच को ऑन करते हैं तो डजंट मैटर एट व्हाट डिस्टेंस द बल्ब इज प्रेजेंट, हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली। जैसे ऑन करोगे बल्ब ऑन। रीजन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कोई ट्रैवल करके थोड़ी जाना था वहां तक, उसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन दिया, वहां उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। दैट्स व्हाई conduction of metals, it is due to the mobile electron present on the surface of the metal sheet, उसकी वजह से shining of metal due to the presence of the mobile electrons। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो होती है ना मेटल की, दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस, उसकी वजह से होती है। ये तो एक मॉडल था। दूसरा मॉडल अपन लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैंड मॉडल ऑफ एटम। बैंड मॉडल ऑफ एटम, बैंड मॉडल में हम लिखेंगे, विल कैलकुलेट द कंडक्टेंस पावर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पावर चेक करेंगे, है ना। सो बैंड मॉडल ऑफ एटम इज एक्सप्लेन्ड, इट इज एक्सप्लेन्ड by the conduction power। so electrolytic conduction है, so electrolytic conduction power of metals, conduction power of the elements, ठीक है, they are calculated on the basis of the conduction power of the elements। तो अब एलिमेंट्स का अपन को पता है, तो अपन को पता है भाई तीन टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स and that is right now that is non-conductor। अगर तीनों में डिफरेंशिएट करना है तो अपन कर सकते हैं। इसमें जनरली अपन मेटल्स लिखते हैं गुड कंडक्टर्स में। मेटल्स के अलावा काफी सारे कंपाउंड्स भी होते हैं, इवन पॉलीमर्स भी होते हैं, अभी अपन को उनको जानने की जरूरत नहीं है, बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ये अपन को पता है। सेमीकंडक्टर्स they are partially conductors of electricity, and the non-conductors, they are right now do not conduct electricity, conduct electricity, है ना, वो conduct नहीं करेंगे। अभी metals are good conductors, the reason is, ठीक है ना, टॉप राइट कॉर्नर में पावर ऑफ द एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, टॉप राइट कॉर्नर में अपन ने पावर ऑफ द एलिमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख सकते हैं उसे, पावर ऑफ द एलिमेंट्स लिखा हुआ है, कंडक्शन पावर ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेटल्स ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो जो उनका वैलेंस शेल होता है ना, द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, is called the valence band, उसको अपन वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो एक्चुअली जब किसी मेटल को या कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसमें एक वैलेंस बॉन्ड होगा, वो वैलेंस बैंड बोलते हैं अपन इसे। जैसे मान लीजिए अपन सोडियम की बात कर रहे हैं तो अपन 3s1 को वैलेंस बैंड बोल देंगे सोडियम के।
for sodium 1s2, 2s2, 3s2 and 3p6, 2p6 and 3s1. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस वैलेंस शेल इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब होता क्या है कि अगर ये मेटल है तो इसमें तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स आपस में मर्ज होंगे और एक सी बना के, और जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल लिखा था, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज बाय द कैटायंस विद ईच अदर। वो क्योंकि तभी तो वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बन रहा है बिल्कुल, राइट ना? तो वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बना रहा होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें वैलेंस बैंड है और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ऑलरेडी, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो इसमें कंडक्शन बैंड भी बनाना होता है। इसका कंडक्शन बैंड विल बी लाइक दिस, इसके ऊपर कंडक्शन बैंड। और इसमें अब देख लेते हैं अपन कि भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में आप कैसे बताओगे, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस जो मैंने बनाया है बस उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में छोटा सा गैप होता है, देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन दिस। इसको अपन वैलेंस बैंड बोलेंगे और इसको अपन कंडक्शन बैंड। ठीक है, द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स में इट विल बी लाइक दिस, दिस इज अ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज अ वैलेंस बैंड, दिस इज अ वैलेंस बैंड। सो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अभी व्हाट विल हैपन, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा मेटल एटम्स में तो सारे के सारे मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तभी तो मूव कर रहे होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द मेटल, सो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड, वो ऑलरेडी घूम रहे होते हैं मेटल सरफेस। मतलब देयर इज नो गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, मतलब जो कंडक्ट करने वाला बैंड है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तक वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जब तक वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं करेगा सरफेस पे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। So in metals what happens, there is no gap between the valence band and the conduction band, the electrons are already moving on the metal surface. इधर जो ये गैप होता है ना, इस गैप को अपन कहते हैं फॉरबिडन गैप। इसको अपन कहते हैं फॉरबिडन गैप। इसमें थोड़ा सा गैप होता है, सेमीकंडक्टर्स जैसे कार्बन होता है, कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर, तो उसमें थोड़ा सा गैप होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स, ये अपने पास है सेमीकंडक्टर्स, तो अगर हम इसमें सपोज इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे, मतलब यहां पर जाने के लिए बहुत इजीली भी नहीं जा सकता और अपन कहेंगे बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है उसको वहां जाना। बट अगर थोड़ा सा, क्योंकि कार्बन में तो अपन ऐसे कहेंगे भाई ये तो PS2 होता है, सपोज इसको अपन ने लिख लिया, एग्जांपल लिखा अपन ने कार्बन है, एग्जांपल इट इज कार्बन। द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ही लिख देते हैं, इट इज एलिमेंट फॉर्म। अगर ग्रेफाइट होगा तो ऑब्वियसली बात है 1s2 2s2 p2, ये ऐसे होगा। अगर P2 है, ये जो P2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड से बहुत थोड़े से गैप में नीचे होते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं, राइट ना? सो इसमें वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड। सो वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन can move from valence band to conduction band, to conduction band। ये वैलेंस बैंड है अपने लिए और ये कंडक्शन बैंड है अपने लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, उधर तक पहुंच जाएंगे।
जैसे अपन बोल रहे थे ना मेटल्स में अपने आप ही फिल्म से इलेक्ट्रॉन दिखते हैं अपन को ऊपर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, बिकॉज वो गैप भी बहुत कम होता है, वो इजीली फ्लेम में ऊपर जा सकता है। इसमें ऐसे नहीं होता, ग्रेफाइट में कभी अपन को फ्लेम्स नहीं दिखे अगर आप देखोगे, क्योंकि ग्रेफाइट को अगर थोड़ा ज्यादा हीट करोगे तो ही अपन को इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा हीटिंग से, तो फिर सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड। आपने यहां बताया ना कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले से ही कंडक्शन बैंड में मर्ज है, वो पहले ही मूव कर रहा है कंडक्शन बैंड पे, मतलब सरफेस पे पहले ही मूव कर रहा है। और जब तक वो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इजीली लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, तो अपन को पता है एक बार एक तरफ से आपने इलेक्ट्रॉन दिया, उधर से उसने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑन द सरफेस। इसमें ऐसे नहीं, इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सरफेस पे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, फिर सी मॉड्यूल बनेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। Partially conductors, but their conductivity increases with increase in temperature. But their conductivity increases with increase in temperature because the forbidding gap is very low. Increases with temperature. With temperature. Temperature के साथ increase होगा उनका conductivity. तो इधर क्या होगा? इधर तो पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इधर की बात करते हैं, that is a large forbidding gap. इसमें forbidding gap is large. अगर लार्ज फॉरबिडन गैप है ना इसमें, जैसे नॉन मेटल्स होता है, क्लोरीन वगैरह होगा, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, लाइक दैट वी कैन राइट नॉन मेटल। तो इसमें क्या होगा, वो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ले जाना बहुत मुश्किल है। मैं ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेता हूं, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ले जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है ना, अगर टेम्परेचर भी बढ़ाऊंगा तब भी नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन यहां से, बिकॉज द गैप इज लार्ज। Do not conduct electricity even when the temperature is increased. Temperature is increased due to large forbidding gap. Large forbidding gap. There is a large forbidding gap, तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी नहीं होगा। तो इस मॉडल से अपन ने डिफरेंशिएट किया बैंड मॉडल से ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग है। अगर कोई सब्सटेंस हीट करने से कंडक्टिविटी शो करेगा तो वो सेमीकंडक्टर्स है, उसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों टाइप के प्रॉपर्टीज होंगे। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस हीट करने के बाद भी अगर वो कंडक्टिविटी नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर वो नॉन मेटल्स होंगे, दैट कैन नेवर एक्ट एज अ मेटल। दैट इज द फैक्ट। मेटालिक कंडक्टर्स में सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा क्राउड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का क्राउड बढ़ेगा। या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम से कम इधर तो आएगा, लेकिन इधर तो क्राउड बढ़ेगा। और अगर इसमें क्राउड बढ़ेगा तो जो मूवमेंट है ना इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑलरेडी देयर इज ऑलरेडी अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। सो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहां क्राउडिंग बढ़ेगा, अगर क्राउडिंग बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, कोलाइजन होगा। और अगर उनमें कोलाइजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम होगा तो कंडक्टिविटी कम हो। So the valence shell is called the valence band, the valence shell is called the valence band, and the conductivity of these metals are example of these. The conductance of metallic conductor. Conductance of metallic conductor
decreases with increase in temperature. Metallic conductor decreases with the increase in temperature. Because of the crowding of electrons. So there is a, अगर crowding electron का बढ़ेगा तो collision होगा. जैसे हमको भी पता है अगर हमें crowd में भागना है तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर number of persons are less तो वहां से भागना easy होता है. अगर रोड पे रश है, क्राउड है तो वहां से भागना मुश्किल होगा. तो बिल्कुल वैसे ही इसमें होता है भाई. मेटेलिक कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस मेटेलिक कंडक्टर में कम हो जाएगा. सेमीकंडक्टर में बढ़ेगा बिकॉज पहले तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए ऑन द कंडक्शन बैंड, उसमें तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी कंडक्टेंस नहीं आएगा. दीज आर द टू थ्योरीज. इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपको बताया. चाहे आप क्वेश्चन को कहीं भी से भी सॉल्व करो, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि भाई कंडक्टर्स में द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड दे आर मर्ज्ड विद ईच अदर, उनमें फॉरवर्डिंग गैप नहीं होता है. इसमें फॉरवर्डिंग गैप होता है लेकिन स्मॉल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी. उसमें लार्ज फॉरवर्डिंग गैप होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी उसमें कंडक्टेंस नहीं आ सकता. दैट इज अबाउट द बैंड मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड. So these are the two types of models जो हमें पढ़ने हैं. ठीक है ना? Assuming that कि आपने पीरियडिक टेबल भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह सारा कुछ पता होगा. ये आपका मेटेलिक बॉन्डिंग का केमिकल बॉन्डिंग 4 का पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए. तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेटेलिक बॉन्डिंग के और बता सकते हो. नेक्स्ट अपन पढ़ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग 5. केमिकल बॉन्डिंग 5 में हमको देयर आर 2-3 पार्ट्स जो हमें डिस्कस करने होते हैं. केमिकल बॉन्डिंग 5 में देयर आर 3 पार्ट्स जो जनरली अपन को डिस्कस करने होते हैं. उनमें से एक पार्ट तो ऐसा है जो हमने केमिकल बॉन्डिंग आपने पीरियडिक टेबल में काफी अच्छे से डिस्कस किया होगा. इसमें एक तो हमें फजान रूल पढ़ना होता है, दूसरा डाइपोल मोमेंट पढ़ना होता है, और थर्ड हमें पढ़ना होता है दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स. वो सारा का सारा पार्ट आप पीरियडिक टेबल में भी पढ़ते हो. उसमें भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जनरली द मेटलाइड्स ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक. वो अपन वहां भी करते हैं. तो पहले फजान रूल से शुरू कर लेते हैं. तो अगर हम फजान रूल की बात करेंगे तो विल राइट दैट द फजान रूल. फजान इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ऑब्वियसली बात है. तो फजान रूल में वो कहता है कि भाई फजान रूल एक्सप्लेन्स this explains the relative ionic and covalent character in any molecules. So relative ionic और covalent character की बात करेंगे in a molecule. The relative ionic and covalent character in a bond in molecules. So explains the relative ionic and the covalent character in a bond in the given molecules, right? So in the bond in molecules, तो अगर हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उस मॉलिक्यूल में उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा और कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा हम कैसे बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फजान. तो अकॉर्डिंग टू फजान, no bond can have 100% ionic or covalent character. Ionic character
और कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर। नो बॉन्ड कैन हैव 100% आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि भाई NaCl भी होगा ना, तो भी मैं इसमें 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं बोलूंगा। चलो देखते हैं फिर ऐसा क्यों बोल रहा है। Whenever the two atoms are bonded, है ना, तो अपन जब भी दो एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, अपन तो पूरे लिख लेते हैं और भी लिख लेते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए भी लिख रहे हैं अपन तो, comes close to each other, close to each other, there is either sharing of electrons, there is either sharing of electron, मतलब कोवेलेंट बनते हैं तो वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन ट्रांसफर को अपन आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कि अगर कहीं बॉन्ड में शेयरिंग होगा तो है ना, अगर शेयरिंग होगा तो इट विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड और अगर ट्रांसफर होगा तो इट विल बी अ आयनिक बॉन्ड। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने कहा पहले अपन थोड़ा सा एक जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, एक कैटायन और एनायन की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा फ्रॉम दिस डेफिनेशन। सर इसको भी बाद में समझा देना। When the two atoms when the two atoms of different electronegativity की बात कर लेता था, of atom of different electronegativity are brought near to each other, are brought near to each other, then the cation, the cationic part, मतलब दो more electropositive metal है, मतलब मैं cation भी नहीं बना रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि then the more electropositive metal, positive atom लिख लेता हूँ, will attract the valence electron of non-metal, so that there is distortion and deformation in the shape of non-metal. This distortion or deformation है ना, this is called polarization of anion. इसको कहते हैं अपन polarization of anion. Higher the polarization, more is the covalent character. Higher the polarization, more is the covalent character. Is the covalent character. Higher the polarization, more is the covalent character. अब देखिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने लिखा है, the two atoms of different electronegativity are brought near to each other, then the more electropositive atom will attract the valence electron of the non-metal, so that there is a distortion and deformation in shape of the non-metal. This is called polarization of the anion. Higher the polarization, more is the covalent character.
अब अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, भाई अगर मान लें अपन कहें कि मेरे पास Na है और Cl है, अपन कहेंगे सर देखो यहां तो ऐसे हो जाता है, अपन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके और इसको दे देंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ठीक है भाई, फिर ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, इनको हटा दो फिर अलग अलग, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, अब वो इधर उधर जाएंगे नहीं, फिर क्या होगा जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर इसके नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देने के बाद अट्रैक्ट भी करेगा, तो अपन कहेंगे हाँ ये इलेक्ट्रॉन देगा और बाद में अट्रैक्ट भी करेगा। तो अपन कहेंगे फिर 100% नहीं दिया क्या? भाई अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो ठीक है, उसको दे दिया तो अपना चला जाए वो। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, बाद में फिर ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट भी करेगा इन्हें। अच्छा, अट्रैक्ट भी करेगा मतलब इसको पहले इलेक्ट्रॉन दिया, बाद में उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी किया। अगर अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द नॉन-मेटल। तो अब क्या होगा, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा बाद में इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया 100% और बाद में 5% अट्रैक्शन भी रखा अपनी तरफ, तो 95% तो दे दिया ना। हाँ तो ठीक है ना, 95% दिया, 5% तो अट्रैक्ट किया ना, तो 100% आयनिक कैसे होगा? अगर 100% आयनिक होगा तो इसे चले जाना चाहिए, इसको वापस अपना इलेक्ट्रॉन नहीं करना चाहिए अट्रैक्ट, तब मानेंगे कि वो 100% उसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको। भाई इसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको, बाद में उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी किया, then that attraction is called polarization of an ion. That attraction is called polarization of an ion. अब एक बात अपन को अच्छे से पता है, आपने पीरियोडिक टेबल में मतलब पढ़ा होगा, मतलब मेरे ख्याल से कि भाई देखो जब अपन किसी न्यूट्रल एटम का ना 1.53 इसका एंगस्ट्रॉम यूनिट, उसका साइज मतलब अपन लिखते हैं सोडियम, साइज अपन छोड़ो, मतलब अपन तो ये बोल रहे हैं अपन को जरूरत भी नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू की। जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो अगर इसका साइज x है तो इसका साइज x/2 होता है। आप न्यूमेरिकल डाटा चेक कर लें, मतलब अभी अगर किसी एक एटम से, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो उसका साइज ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। और अगर आप किसी एनाइन को, अगर मेरे पास Cl है और इसको आप Cl माइनस करोगे ना, तो अगर इसका साइज x है तो इसका साइज 2x होगा। मतलब किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन हटा लिया जाए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका साइज आधा हो जाएगा, और अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए एक्स्ट्रा, न्यूट्रल एटम को, तो उसका साइज डबल हो जाएगा जितना होगा। ऐसे होता है, आप न्यूमेरिकल डाटा चेक कर सकते हैं। मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई अगर मुझे ये गिवन है 1.8 तो मैं इसको 0.94 कर लूंगा कि भाई एग्जैक्टली आधा तो नहीं हुआ ना, हाँ लेकिन 1.8 का 0.94 हुआ ना, तो नियरली आधा हो गया ना। तो हमें तो अब अंदाजे से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने, कंसेप्ट से, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट, कि भाई अपन कैसे अंदाजे से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब है जब पहले दोनों न्यूट्रल रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन लिया भी नहीं और दिया भी नहीं, तो इसका साइज मुझे पता होगा और इसका भी साइज मुझे पता है होगा। मतलब अब जब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसका साइज आधा हो गया होगा और इसका साइज डबल हो गया होगा। तो थर्ड रूल, ये तो फजान रूल के ही सेंटेंसेस हैं, देयर इज नो थर्ड रूल। उसी को तो थर्ड रूल को ही तो बता रहा हूं, उसी को तो एक्सप्लेन करना है डायग्रामेटिकली, इसी को तो एक्सप्लेन करना है डायग्रामेटिकली। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, पहले साइज की बात हो जाए ना, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस आपने खूब पढ़ा होगा, बस मुझे ये नहीं पता कि तुमको क्या डेफिनेशन किस कंसेप्ट से पढ़ाएगा। सिर्फ रटवाएगा कि मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता है, इसको याद रख लो वैसे, ये मतलब बहुत सारा पार्ट एक्सप्लेनेशन भी किया। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई
ये बात तो पक्का हो गया कि जब किसी कैटाइन को अपन लिखेंगे तो कैटाइन का साइज छोटा होगा और एनाइन का साइज बड़ा होगा। मान लें NaCl की बात कर लेते हैं, तो Na पॉजिटिव होगा, इधर अपन Na पॉजिटिव ले लेते हैं और Cl माइनस ले लेते हैं। इसको Na पॉजिटिव कर लेते हैं और Cl माइनस का कर लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, ठीक है ना? Na पॉजिटिव हो गया और Cl माइनस साइन ले लेते हैं, ये एनाइन है। तो जो Cl माइनस साइन होगा उसका साइज काफी बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो साइज डबल हो गया होगा Cl का जो ऑलरेडी रहा होगा, और Na पॉजिटिव छोटा हो गया। अभी क्या होगा, Na जो पॉजिटिव चार्ज है ना, थोड़ा से स्फेरिकल लिख लेंगे अपन, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका साइज छोटा होने की वजह से जो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तो न्यूक्लियस है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इस पे तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही तो है, पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, दैट एक्स्ट्रा प्रोटॉन। अपन क्या करेंगे, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया ना तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे थी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is symmetrical and spherical. Symmetrical भी थी और spherical भी, जैसे अपन ऐसा ऑर्बिटल में। लेकिन होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल भी करता है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के बाद, उसी को तो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड द एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. So who will attract the electrons? Obviously बात है, cation will attract the electron of the anion because anion का साइज बड़ा होगा और cation का साइज छोटा। जब आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो एनायन का साइज बढ़ गया होगा और cation का साइज छोटा हो गया होगा। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर ये अपनी तरफ पुल करेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस, डिस्टॉर्शन एंड डिफॉर्मेशन। अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डिफॉर्म करेगा। सो कैटाइन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एनाइन विल बिकम लाइक दिस। एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इस तरफ शिफ्ट होगी, एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना वो इस तरफ ज्यादा शिफ्ट होगी। व्हाई इट इज सो? बिकॉज कैटाइन अपनी तरफ पुल भी करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। भाई पहले उसने इलेक्ट्रॉन दिया, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से उसको पुल किया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इसका साइज बड़ा भी होगा, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लूजली बॉन्डेड होंगे तो कैटाइन और इजीली उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो गया, जो पहले स्फेरिकल था ना और सिमेट्रिकल, वो अब डिस्टॉर्ट हो गया, और इसका जो ऐसे स्फेरिकल फॉर्मेशन था ना शेप, वो डिफॉर्म हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट होगी तो फिर अपन लिख सकते हैं कि भाई ये एनाइन था जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट हो गई, तो अगर एक तरफ शिफ्ट हो गई तो मैं लिख सकता हूं कि भाई जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा तो एनाइन में वहां डेल्टा नेगेटिव लिख देता हूं, और जिस तरफ से शिफ्ट होगा वहां थोड़ा सा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस को अपन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, और इस तरफ से शिफ्ट हुए तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एनाइन में आते हैं ना, इसको ही कहते हैं अपन पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एनाइन। Polarization of electron density of in an ion. This is called polarization of electron density in the ion. जितना ज्यादा इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा
उतना ही कम इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस पे ट्रांसफर किया होगा। क्योंकि अगर ये डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब देने के बाद इलेक्ट्रॉन खींच भी ज्यादा रहा है, अपनी तरफ ज्यादा पुल कर रहा है। अगर ये डिस्टॉर्शन कम होगा, इसका मतलब है इसने इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिया, ज्यादा परसेंटेज में दिया, तो आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, मतलब इसमें डिस्टॉर्शन अगर ज्यादा हो रहा है, अगर डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम दिया। राइट ना? सो अपन लिख सकते हैं कि भाई हायर द पोलराइजेशन, ये जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा इसका, मतलब इसमें जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, हायर द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब उतना ही कम ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द एनाइन। समझ में आया? तो वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई अपन को कैसे बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि अपन को क्या करना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, ये जो डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन होता है ना, उससे जो यहाँ पर पोलराइजेशन होगा एनाइन में, इस पोलराइजेशन को ही अपन कहते हैं फजान रूल, कि जितना ज्यादा इसमें पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवलेंट है। लिखो जरा जल्दी से, फिर अपन मतलब उसको आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पोलराइजेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अपन को काम करने होंगे, कि भाई कैटायन का, अगर कैटायन पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा, तो उस टाइप से अपन लिखेंगे कि कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो अपन चेक कर लेते हैं कि ऑन विच फैक्टर्स द पोलराइजेशन ऑफ एनायन विल डिपेंड, कैटायन को कैसे होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, वो सब अपन लिखेंगे। ये तो लिख लिया होगा ना, पॉइंट 1 एंड 2, पॉइंट 1 एंड 2 तो लिख लिया होगा ना। पहले अपन कैटायन को फोकस करेंगे कि भाई पहले कैटायन की बात कर लें इस डिस्टॉर्शन के लिए, फिर एनायन की बात करेंगे डिस्टॉर्शन। अभी तुम लोग बात भी कर सकते हो, मैंने अनम्यूट कर रखा है तुम लोग को, शुरू से अनम्यूट कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम लोग बोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखते हैं। अब देख, अगर मान लो हमें इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करवाने, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इस पे जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है, मतलब पोलराइजेशन पावर, ज्यादा पावर कैटायन का, कितना ज्यादा एनायन को पोलराइज कर सकता है। सो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी, लिख सकते हैं अपन, या फिर चार्ज ऑन, चार्ज और वैलेंसी, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं वैलेंसी ऑफ कैटायन। और मान लो दो कैटायन में वैलेंसी सेम है, तो अपन क्या क्या फिर अपन चार्ज डेंसिटी देख लेंगे। छोटा साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसके सरफेस पे, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर अपन साइज से बताना है तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर उसकी साइज छोटी होगी तो फिर उसमें पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा होगा। अगर चार्ज सेम है तो अपन फिर साइज से चेक कर लेंगे, अगर चार्ज सेम होगा तो साइज से चेक करेंगे। तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, कितना इलेक्ट्रॉन, उसका कितना पावर है उसको पोलराइज करने का, तो ये पोलराइज होगा और ये करेगा। क्यों? इसमें पोलराइजेशन करवाया ना अपन ने में, और ये कर रहा था पोलराइजेशन, तो इसका पोलराइजेशन पावर होगा और उसकी एबिलिटी होगी।
कैटायन का पोलराइजेशन पावर, तो मैंने लिख लिया वैसे। पोलराइजेबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ polarizability of anion, तो द एबिलिटी ऑफ anion टू गेट पोलराइज, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, अगर इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे तो कैटायन उतना ही इजीली उसको पोलराइज कर लेगा अपनी तरफ, मतलब साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ anion, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा लूजली बॉन्डेड होंगे। और अगर चार्ज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है एनायन में अगर जितने ज्यादा चार्ज दोगे उतना बड़ा उसका साइज होता है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द एनायन। Directly proportional to the charge on the anion, the polarizability of anion directly proportional to charge on the anion। बस जो मैंने आपको समझाया और लिखा वही इस थर्ड सेंटेंस में लिखा था। When two atoms of different electronegativity are brought nearer to each other, then इनको पास लेके आऊंगा, then the more electropositive metal attract the valence electron of the non-metal, so that there is a distortion and deformation in the shape of the non-metal. This is called polarization. Higher the polarization, ज़्यादा distortion होगा तो ज़्यादा polarization, तो higher will be the covalent character. यही फजान रूल। तो अपन चेक कर लेते हैं भाई, अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन फजान रूल के लिए, ठीक है? फजान रूल के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ एग्जांपल अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई फजान रूल के लिए। अगर मान लो अपने पास ऐसे कितने लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आयोडाइड एंड लिथियम ब्रोमाइड, है ना? सारे लिख लेते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, तो एक कैटायन का साइज तो सब में सेम है, मतलब एनायन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो सब पे चार्ज भी एक जैसा है, मतलब मैं चार्ज से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, तो किससे करूंगा? एनायन से। इस वाले पार्ट से तो सॉल्व नहीं कर सकते थे अपन, राइट? ठीक है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई इधर क्या हो रहा है, कैटायन तो सब में एक जैसा है, तो अपन इस वाले पार्ट को तो भूल गए, राइट ना? और एनायन में अपन कहेंगे इससे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो अपन बता नहीं सकते, तो इस वाले पॉइंट की वजह से पता है, जिसमें चार्ज ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा, चार्ज तो एक जैसा है, जिसका साइज ज्यादा, अगर जिसमें साइज ज्यादा होगा तो अपन कहेंगे उस केस में उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएंगे इजीली, वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होंगे ना इजीली, और ज्यादा इजीली डिस्टॉर्ट होंगे मतलब ज्यादा पोलराइजेशन मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है ना, तो मैं कहूंगा इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, क्योंकि आपने साफ साफ लिखा था कि मोर द पोलराइजेशन ऑफ द एनाइन मोर विल बी द कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड है, सारे के सारे आयनिक बॉन्ड है, लेकिन पोलराइजेशन अपन बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फजान। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CS, सीजियम। अब अपन से पूछा भाई आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो अब अपन कहेंगे देखो मैं एनाइन के बेस पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकता, सभी में सेम में रहेंगे, तो कैटायन के बेसिस पे सॉल्व करो, ठीक है? ये है। अब कैटायन में क्या सॉल्व करना है अपन, तो कहेंगे भाई पहले वाले पॉइंट से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सभी पे क्या है, एक जैसा वैलेंसी,
तो फिर क्या करें? तो अपन कहेंगे इससे सॉल्व कर सकता हूं मैं, जिसमें साइज ऑफ कैटाइन छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उसमें पॉइसन रूल ज्यादा लगेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इससे, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इससे, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इससे। वैसे अपन को एक बात और बता दें, ये सबसे ज्यादा आयनिक है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सब में एक जैसा है। तो इन सब कैटाइन में से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो अपन कोवेलेंट बता दें। दूसरा, मान लो मेरे पास ऐसे क्यों, तो अपन कहेंगे यहां पर ना आप चार्ज के बेसिस पे बता सकते हैं। इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है क्योंकि इस पे ज्यादा चार्ज है, इस पे चार्ज कम था, नो डाउट ये दो एटम है, लेकिन दो एटम मिलके भी इसको उतना पोलराइज नहीं कर पाएंगे जितना इसमें छोटा साइज है ना, एक ऑक्सीजन इसमें है और एक ऑक्सीजन इसमें है। ये दो एटम अलग अलग अट्रैक्ट करेंगे ऑक्सीजन को, और ये एक ही तरफ से सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है एज कंपेयर टू नंबर के। बिल्कुल, ये ज्यादा कोवेलेंट है। तो फिर मैं ऐसे लिख लूं? नहीं, इसको अपन ऐसे कर लें, इससे। हाँ, क्योंकि इन दोनों में चार्ज एक जैसा था लेकिन इसका साइज छोटा है। वो तो आपने पहले ही बता दिया कि चार्ज अगर एक जैसा होगा तो साइज को चेक करना, जिसका साइज छोटा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर मुझे ऐसे गिवन है SnCl2 एंड SnCl4, तो अपन कहेंगे इसमें भाई Cl इसमें है, Cl इसमें है, इसमें बताओ क्या है? इस पे चार्ज है +2 और इस पे चार्ज है +2, तो फिर तो मैं एनाइन से तो नहीं बता सकता, कैटाइन से बताऊंगा। अगर कैटाइन में वैलेंसी ज्यादा है तो उसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब अब फिर आपने मुझे ये बताया कि अगर चार्ज ज्यादा है तो हम चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू, चार्ज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू द साइज। अगर चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कैटाइन में अगर चार्ज ज्यादा होता है तो साइज भी छोटा होता है। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो इस पे तो +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है, कुछ सोचना ही नहीं है मुझे, दिस इज मोर कोवेलेंट। अब अपन ऐसे करेंगे, राइट ना? मैं एक बार तुमको बता देता हूं, जैसे ना इससे अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशंस फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आप कोवेलेंट कैरेक्टर के कंडीशन को चेक कर लेना, और जो कंडीशन मैं बताऊंगा उसी कंडीशन को आप फॉलो कर लेना। एक, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन शुड बी मोर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, हाई चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। अगर कैटायन और एनायन पे हायर चार्ज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बहुत सारे एग्जांपल लिखे आप। स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आता है।
एनाइन एक जैसा था लेकिन कैटाइन छोटा था तो बनने का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एनाइन एक जैसा था लेकिन कैटाइन छोटा था तो बनने का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हायर चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, पहले ये वाला पॉइंट देखेंगे, मतलब ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में देख रहे हैं। पहले ये, अगर ये वाले पार्ट से मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसकी बात ही नहीं करूंगा। अगर मैं इस वाले पार्ट से सॉल्व कर सकता हूं ना, तो मैं बाकी कोई बात नहीं करता। मतलब अगर आपने ऐसे लिखा ना, मुझे बाकी कोई बात नहीं करनी, कोवेलेंट कैरेक्टर। मुझे बाकी कोई बात नहीं करनी है। अगर चार्ज ज्यादा है तो हायर चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना। मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मुझसे पूछा गया कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ, दोनों पे मैग्नीशियम, इस पे देख लेते हैं। इस पे चार्ज -2 होता है, इस पे -1 होता है। लो भाई, लेकिन दो तो है इसमें, दो माइनस हो गए। नहीं नहीं, वो अलग अलग है ना, इसलिए आपने कहा ना चार्ज जिस पे हायर होगा एनाइन में, फिर मुझे दूसरा पार्ट चेक ही नहीं करना, ज्यादा कोवेलेंट है इससे। अगर मैं इससे सॉल्व नहीं कर पाया तो फिर मैं इससे सॉल्व करूंगा कि छोटा कैटाइन बड़ा एनाइन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। if size of cation and anion is same, साइज ऑफ द, कभी कभी ऐसे भी होगा कि दोनों कैटाइन का साइज भी सेम है और एनाइन का साइज भी सेम है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। इफ द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज सेम, then the cation with then the cation with, मैं इसको यहां लिखना चाहता हूं, उधर नहीं। थर्ड पॉइंट को मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा। इफ द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज सेम, थर्ड पॉइंट में यहां लिखा, इफ द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज सेम, anion is same, then the cation with and the cation having pseudo inert gas configuration. Inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन will form more covalent bond, form a covalent. Example ले लेते हैं, CuCl and NaCl, इसका साइज और इसका साइज एग्जैक्टली सेम होता है। ये मैं बता रहा हूं, पूरा केमिस्ट्री के लिए ध्यान रखना है इस बात का कि कॉपर का साइज और सोडियम का साइज, कॉपर +1 का साइज और सोडियम +1 का साइज सबने हमको एक जैसा बताया। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना फिर इसके 2 8 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं कैटाइन के, तो फिर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर एनाइन तो सेम है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ZnSO4 और MgSO4, दोनों का साइज, जिंक का साइज और मैग्नीशियम का साइज एग्जैक्टली सेम होता है, तो फिर कोवेलेंट। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 को नहीं बोलते, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। सो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अपन को ये पता होता है 2 8 18 32 लाइक दैट वी से।
सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं बोलते अपन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपन 18 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे। पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको। आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर वाले, अगर आपको कोवेलेंट पता है तो आयनिक अपने आप पता है। इसका रिवर्स आयनिक होता है। लो चार्ज ऑन द कैटायन एंड आयन, low ionization energy, high electron affinity, ionic bond. So like that we can write the ionic bond. ठीक है? So that is Fazan rule. अब Fazan rule में क्या होता है ना, एक और बात होता है, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, एप्लीकेशन जो होता है उसमें अपन ने एक तो पढ़ लिया भाई कोवेलेंट कैरेक्टर, दूसरा पढ़ लेते हैं अपन कलर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं ना कलर भी बता सकता हूँ मॉलिक्यूल्स के Fazan रूल से। AgCl, AgBr, AgI, ये ज्यादा कोवेलेंट है, तो इसमें ज्यादा पोलराइजेशन रहा होगा। But the higher the polarization, more is the intensity of color. ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये लाइट येलो पीपीटी होता है, और ये ब्राइट येलो पीपीटी होता है। HgCl2, HgBr2 एंड HgI2, ये दोनों व्हाइट पीपीटी होता है, लेकिन ये रेड पीपीटी होता है। ये कलर्ड है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर्स आता है इसमें। मतलब काफी सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ये वाला एग्जांपल अपन से काफी पूछा जाता है। Why the AgI is bright yellow color? Due to the polarization of I negative ion. तो ये अपना Fazan रूल है। नेक्स्ट क्लास में अपन केमिकल बॉन्डिंग 5 में डाइपोल मोमेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर अपन गैसियस स्टेट शुरू करेंगे। आपका केमिकल बॉन्डिंग अप टू केमिकल बॉन्डिंग 4, आपका डाउट डिस्कशन कितना केमिकल बॉन्डिंग तक हो गया? डाउट्स डिस्कशन कितना केमिकल बॉन्डिंग तक हो गया? तो केमिकल बॉन्डिंग 2 तक ही हुआ है, 3 से स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 एंड 3 केमिकल बॉन्डिंग 3 का एक्सरसाइज 1 एंड 3 एंड 4 केमिकल बॉन्डिंग 3 एंड 4 का एक्सरसाइज 1 एंड 3 आप सॉल्व कर लीजिए, एक्सरसाइज 1 एंड 3। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में आप जो बोर्ड पोर्शन है आपका वही कंटिन्यू रहेगा, ये आपका अलग क्लास होगा। ठीक है।